एक छोटा सा मिट्टी का घर होता है। आंगन में पुराना नीम का पेड़ होता है। तीनों बहुएं सुबह के समय अपने अपने कामों में लगी होती हैं। एक बहू चूल्हे पर रोटी सेक रही होती है, दूसरी कुएं से पानी भर रही होती है और तीसरी सब्जी काट रही होती है। बच्चे शोर कर रहे होते हैं। माँ, दूध मिल जाएगा क्या? माँ देखो ना पिंकी, आज फिर से इसने मेरी पेंसिल ले ली। अरे बहू, जरा सुनो तो, आज ये नीम के नीचे बैठ के थोड़ी बात करते हैं, दिल कुछ भारी भारी हो रहा है। अरे माँ जी, आप भी ना रोज रोज यही कहती हो, कुछ भारी है, कुछ याद आ रहा है। चलिए बताइए, आज क्या याद आ गया? याद क्या आएगा बेटा, वो दिन ही ऐसे थे जब मैं इस घर में आई थी ना, तब तुम्हारे ससुर जी बहुत मेहनती आदमी थे। आज हमारे पास 10 बीघा जमीन थी, गेहूं, चना, मक्का तीनों की खेती होती थी। खेतों में हरियाली ही हरियाली थी। 10 बीघा जमीन माँ जी, फिर तो आप लोग बहुत अमीर रहे होंगे। हाँ बेटा, अमीर थे, पर अमीरी हमेशा टिकती नहीं। धीरे धीरे कर्ज चढ़ा, बारिशें कम होने लगी, फसलें सूखने लगी। फिर तुम्हारे ससुर जी ने ड्राइवर की नौकरी पकड़ ली। बोले अब तो खेत नहीं संभल रहे, गाड़ी ही संभाल लेंगे। फिर क्या हुआ माँ जी? फिर एक दिन शहर की तरफ गाड़ी लेकर निकले थे, वापस कभी नहीं आए। सड़क हादसे में भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तब तो तुम्हारे ससुर जी की उम्र बस 35 की थी और तुम्हारे देवर जेठ सब छोटे छोटे थे। फिर आपने कैसे सबको पाला माँ जी? क्या करती बेटी, माँ हूँ ना, पेट पर पत्थर रख के काम किया। दूसरे के खेतों में काम किया, दूसरे के बच्चों के कपड़े सिले, बर्तन मांजे, बस तुम्हारे पतियों को बड़ा किया, ये सोच के कि मेरी बहुएं आएंगी तो मेरा घर फिर हंसी खुशी से भर जाएगा। माँ जी, अब तो हमारी भी हालत वही है। पति लोग दिहाड़ी कर लाते हैं, उसी से घर चलता है। हाँ, मगर फर्क ये है बेटा, अब तुम तीनों के पास उम्मीद है। तीनों बहुएं सास के पास आकर बैठ जाती हैं। माँ जी, कैसी उम्मीद है जिसके बारे में हमें ही नहीं पता है? हाँ माँ जी, जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमारी हालत बेकार ही है। हाँ, और अब हमारे बच्चों को भी ये सब देखना पड़ रहा है। पता नहीं कैसी माया है भगवान की। बेटा, मुझे पूरा भरोसा है एक दिन हमारे हालात भी बदलेंगे और सब सही होगा। बच्चे आकर सास के पास बैठ जाते हैं। सास उनके सिर पर हाथ फेरती है। गरीब घर के ठीक सामने एक अमीर घर होता है, जहाँ की अमीर पड़ोसन नीलम आंटी अपनी गाड़ी से उतरती हैं। हाथ में चमचमाता हुआ थैला होता है जिसमें लाल लाल सेब और संतरे रखे होते हैं। देख रानी, ये सारे फल धोकर मेरे बच्चों को दे देना, आज बहुत फ्रेश आए हैं मार्केट से। गरीब घर के आंगन से 2 छोटे बच्चे पिंकी और गोलू दीवार के छेद से झांक रहे होते हैं। उनकी आंखों में चमक होती है, होठ सूखे जाते हैं और जीभ ललचाने लगती है। गोलू देख, वो आंटी कितनी सारी लाल लाल सेब लेकर आई है। हाँ दीदी, और वो गोल गोल संतरे कितने चमक रहे हैं, शायद मीठे होंगे ना। हमने तो कभी नहीं खाया ऐसा बड़ा सेब। हमारे घर में तो बस केले ही आते हैं, वो भी कभी कभी। थोड़ी देर बाद वही अमीर घर के बच्चे आरव और अनन्या बाहर गेट पर आ जाते हैं। उनके हाथ में प्लेट में सेब और संतरे कटे हुए होते हैं और वो खाते हुए खिलखिला रहे होते हैं। देखो, ये सेब मेरी मम्मी शहर से लाई है और ये संतरा बहुत ही टेस्टी है। भैया, इसका स्वाद कैसा होता है? बहुत अच्छा। तुमने कभी नहीं खाया क्या? नहीं भैया, कभी नहीं। थोड़ा सा दे दो ना चखने के लिए, बस एक टुकड़ा। नहीं नहीं, ये बहुत महंगा आता है। मेरी मम्मी ने मना किया है कि किसी को देना नहीं। तुम लोग तो हमेशा मांगने आ जाते हो, चलो भागो यहाँ से। पिंकी और गोलू शर्म से सिर झुका लेते हैं। अनन्या थोड़ी हिचकिचाती है और पर आरव की बात मान लेती है। दोनों अमीर बच्चे अंदर चले जाते हैं। गरीब बच्चे घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। माँ कमला चूल्हे पर खिचड़ी बना रही होती है। बच्चे अंदर आते हैं उदास चेहरा लिए। माँ, पड़ोस वाली आंटी तो अपने बच्चों को रोज ताजे फल खिलाती है, आज तो सेब संतरा भी लाई। और उनके बच्चों ने कहा ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत महंगे आते हैं। माँ, हम क्यों नहीं खा सकते ऐसे फल? बेटा, वो लोग अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, हम गरीब हैं। हमारे पास बस मेहनत का सहारा है। हम कहाँ से इतने फल खरीद कर तुम्हारे लिए लाएं? माँ, क्या हम कभी ऐसे फल खा पाएंगे? हाँ बेटा, एक दिन जरूर खाओगे, पर वो दिन कब आएगा ये मैं अभी नहीं बता सकती। अगले दिन दोपहर का समय होता है। बच्चे अपनी अपनी टेबल पर बैठकर टिफिन खोल रहे होते हैं। बच्चों की हल्की चहल पहल होती है। कुछ बच्चे हंस रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं और कुछ अपने खाने की खुशबू से सबका ध्यान खींच रहे होते हैं। दोनों गरीब बच्चे अपने फटे पुराने टिफिन बॉक्स खोलते हैं। अंदर बस 2 सूखी रोटियां रखी होती हैं, न सब्जी न अचार, कुछ नहीं होता। दीदी, आज फिर सूखी रोटी ही है। क्या करें गोलू, माँ के पास जो था वही दे दिया। खा लो, पेट में कुछ तो जाएगा। उसी वक्त
पास में बैठे अमीर बच्चे अपने टिफिन खोलते हैं, उनकी खुशबू पूरी क्लास में फैल जाती है। देखो, आज मैं पिज्जा लाया हूँ, मम्मी ने सुबह ही बनाया था। वाह, और मैं तो फ्रूट चाट लाई हूँ, इसमें सेब, केला, पपीता सब है। हमारी मम्मी तो रोज नया नया खाना देती है, कभी पिज्जा, कभी पास्ता, कभी फ्रूट चाट। और मैं नूडल्स लाया हूँ, बिल्कुल होटल जैसे। सारे अमीर बच्चे अपने डिब्बे एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं। वहीं पिंकी और गोलू अपनी सूखी रोटी देखकर चुप होते हैं। गोलू बस निकलते हुए उनकी तरफ देख रहा होता है। अरे गोलू, तुम्हारी मम्मी तो रोज तुम्हें यही सूखी रोटी देती है ना, है ना? तो क्या कभी पिज्जा नहीं खाया? हाँ, नहीं, कभी नहीं। तीनों अमीर बच्चे हंस पड़ते हैं। पिंकी गोलू का हाथ पकड़कर उसे चुप कराती है। चलो गोलू, हम अपनी रोटी खा लें, किसी के खाने को देखकर भूख नहीं मिटती। दोनों भाई बहन धीरे धीरे रोटी खाने लगते हैं, लेकिन आंखों में उदासी साफ दिखती है। कमला बड़ी बहू चूल्हे पर सब्जी बना रही होती है। बाकी दो बहुएं रीना और शांति पानी भर रही होती हैं और आटा गूंथ रही होती हैं। उसी वक्त बच्चे स्कूल से लौटते हैं। माँ, हमें भी अच्छा खाना चाहिए। स्कूल में सबके पास पिज्जा, नूडल्स, फ्रूट चाट होता है, बस हम ही रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हैं। बेटा, हम गरीब है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोज वो सब बना सके। जिस दिन तुम्हारे पापा को अच्छी दिहाड़ी मिलेगी ना, उस दिन तुम्हारे लिए फ्रूट भी लाएंगे, ठीक है? अब रोना बंद करो। माँ, हमने कभी टेस्ट ही नहीं किया कि फल कैसे होते हैं, वो मीठे होते हैं क्या? कमला, रीना और शांति एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। उनके चेहरे पर बेबसी और प्यार दोनों दिखते हैं। क्या बताएं इन मासूमों को। बहने, आजकल तो फलों के दाम ही आसमान छू रहे हैं। 100-150 रुपए किलो से कम कहाँ आते हैं। और हमारे पतियों की दिहाड़ी ही 100-150 रुपए की होती है। उसी में घर चलेगा, राशन आएगा या फिर फल। सच कहा, पर क्या करें बहनों, ये तो बच्चे हैं ना, इनके दिल में जो आता है वही बोल देते हैं। इन्हें क्या पता गरीबी की मजबूरी क्या होती है। कमला दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखती है। एक दिन आएगा बेटा, जब तुम भी अपनी टिफिन में वही सब लेकर जाओगे, लेकिन वो पिज्जा दुकान से नहीं, तुम्हारी माँ के हाथों से बना होगा। बच्चे माँ को गले लगा लेते हैं। अगले दिन तीनों भाई मोहन, रमेश और सुरेश रोज की तरह काम से थके हुए लौट रहे होते हैं। उनके हाथों में औजार, माथे पर पसीना और चेहरे पर थकावट साफ दिख रही होती है। सड़क किनारे कुछ ट्रक जा रहे होते हैं। भाई, आज तो बहुत थकान हो गई। अगर कल भी ऐसा रहा तो हाथ पांव जवाब दे देंगे। अरे चलो अब घर पहुंच जाएं, अम्मा और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, आज बच्चों के लिए मिठाई ले लेंगे, बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा खाए हुए। इतना कहते ही अचानक तेज हॉर्न की आवाज आती है। एक ट्रक तेजी से मुड़ता है और सुरेश को टक्कर मार देता है। सुरेश! दोनों भाई भागते हुए उसे उठाते हैं। सुरेश दर्द से तड़प रहा होता है, उसके पैर से खून बह रहा होता है। तभी एक ऑटो रुकता है। अरे जल्दी करो, अस्पताल ले चलो जल्दी। दोनों भाई उसे जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाते हैं। सुरेश के पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ होता है। डॉक्टर बाहर आकर बोलता है, देखिए, पैर में बहुत गहरी चोट है, कुछ महीनों तक चलना मुश्किल होगा, आराम करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम मजदूर लोग हैं, आराम कैसे करेंगे, घर भी तो चलाना है। फिर भी जान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। भाई, ये बैठे बिठाए क्या हो गया? हम तो लुट गए। अब क्या कर सकते हैं भाई, भगवान को यही मंजूर था तो हो गया। अगले दिन गरीब घर में रात का समय होता है। आंगन में लालटेन टिमटिमा रही होती है। सास चारपाई पर बैठी होती है। सुरेश लेटा होता है। तीनों बहुएं और दोनों भाई पास बैठे होते हैं। अब तो सब भार मोहन और रमेश पर ही आ गया है। घर का खर्चा, दवाइयाँ, अस्पताल का बिल, सब कुछ। बेटा, भगवान किसी की ऐसी परीक्षा न ले। अब तुम्हारे ससुर जी भी नहीं रहे जो सहारा देते। अम्मा, अब हिम्मत नहीं हारेंगे, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक घर चलेगा। अगले दिन दोनों भाई काम पर जाते हैं। वहाँ मालिक खड़ा होता है, हाथ में रजिस्टर होता है। अरे अब सीजन खत्म हो गया है, खेतों का काम बंद, अब तुम लोग सब कुछ दिन घर जाओ, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। पर साहब, घर में खाने को कुछ नहीं है, दवाई का खर्चा भी चल रहा है। अरे तो मेरे बस में नहीं है ये सब, अब मार्केट में काम नहीं है। दोनों भाई मायूस होकर चुपचाप निकल जाते हैं। अगले दिन घर के अंदर सब बैठे होते हैं और एकदम सन्नाटा छाया होता है। बच्चे भी खामोश बैठे थे। चूल्हा ठंडा पड़ा होता है। अब क्या करेंगे महेंद्र, काम नहीं, पैसा नहीं, दवाई नहीं, सब खत्म हो गया। क्या कहूँ भाई, लगता है भगवान ने हमसे भी मुंह मोड़ लिया है। तभी सास अंदर आती है और धीरे से बोलती है, बेटा हिम्मत रखो, बुरा वक्त ज्यादा दिन नहीं टिकता। अगला दिन महेंद्र और रमेश सुरेश को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार करते हैं। ये डॉक्टर की पर्ची रख लेना, भूलना मत, इसमें सारी दवाइयाँ लिखी हैं। रमेश जेब में रख लेता है और वो पर्ची जेब की बजाय कहीं गिर जाती है। घर से निकलने से पहले रमेश जेब चेक करता है। अरे पर्ची कहीं गिर गई,
जल्दी ढूंढो जल्दी। सब लोग पर्ची ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन पर्ची किसी को नहीं मिलती। घर पर बच्चे गोलू और पिंकी लुका छुपी खेल रहे होते हैं। पिंकी, मैं खिड़की के पास छुपता हूँ, तू ढूंढ लेना। गोलू खिड़की के नीचे झुकता है, वहीं पुरानी लकड़ी की दरार में से कुछ दिखता है। वो खींचकर निकालता है तो एक पुराना पीला कागज पड़ा होता है। अरे दीदी देखिए क्या है। लगता है बहुत पुराना कागज है, चलो मम्मी को दिखाते हैं। दोनों बच्चे दौड़ते हुए कमला के पास जाते हैं। कमला पर्ची ढूंढ रही होती है। मम्मी देखो ये कागज मिला है, कहीं ये पापा की दवाई की पर्ची तो नहीं। कमला कागज को लेती है, खोलती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो कांपते हुए बोलती है, अरे ये तो कोई जमीन के कागज हैं। ये तो वही 10 बीघा खेत की जमीन का दस्तावेज है जिसके बारे में माँ जी हमेशा कहती थी कि खो गया था। सास पास आ जाती है, कांपते हाथों से कागज को देखती है। हे भगवान, ये तो मेरे पति की लिखावट है। ये वही जमीन है बेटा, हमारी खोई हुई जमीन। तीनों भाई और तीनों बहुएं पास आकर कागज को देखती हैं। सबकी आंखों में एक साथ हैरानी, विश्वास और खुशी दिखती है। तो मतलब वो जमीन अब भी हमारी है? हाँ बेटा, किस्मत ने हमें बहुत सालों बाद अपना हक लौटा दिया है। अगले दिन चारपाई पर सास बैठी होती है, पास में कागज रखा होता है। परिवार के सारे लोग जमा होते हैं। बिस्तर पर लेटा बेटा सुरेश दर्द से चुप होता है। सामने महेंद्र और रमेश खड़े होते हैं और तीनों बहुएं कमला, रीना, शांति आपस में तेज तेज बातें कर रही होती हैं। ये वही कागज है बेटा, 10 बीघा जमीन हमारे नाम की। हमारे पति ने इसे संभाल कर रखा था। ये खो गया था और आज बच्चों ने इसे ढूंढ निकाला। माँ, पर हमें तो खेती नहीं आती, बड़े भाई को आती है थोड़ी सी, पर पैरों से घायल है। बाकी हम दोनों तो कभी खेती में बड़े हुए ही नहीं, बस दिहाड़ी और मजदूरी ही की है। हमारी हिम्मत है, पर खेत की बारीकियां नहीं आती। पापा ने भी हमें कभी खेत में नहीं रखा। थोड़ी बहुत मुझे आती है, मैंने छोटे मोटे काम देखे थे, लेकिन अब मैं बिस्तर पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम बेच दें तो अस्पताल का बिल, दवाइयाँ, घर सब संभल जाएगा। सुरेश का ठीक से इलाज हो जाएगा। बस एक बार बेच दे तो। सब चुप हो जाते हैं। सबकी नजरें तीनों बहुओं पर होती हैं, क्योंकि तीनों बहुएं किसान परिवार से होती हैं। हमें खेत बेचने की बात नहीं सोचनी माँ जी। अगर आज बेच देंगे तो जिंदगी भर गरीब रह जाएंगे। मैं अपने पापा को धान की बुआई करते देखा है। धान की फसल मेरी जड़ में है। मैं 3 बीघे पर चावल लगाऊंगी। मैं भी कहती हूँ फल का काम मुनाफे वाला होता है, अगर सही तरह से किया जाए तो। मेरे घर में फल बगीचे थे, सेब, अमरूद, खट्टे, उनका मार्केट अच्छा मिलता है। मेरे हिसाब से 3 बीघे में फल बाग बनाऊंगी मैं। और मैं सब्जियों की देखभाल कर सकती हूँ। हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, लौकी, बैंगन, उन सब का उठान तेज और जल्दी मार्केट में बिक जाता है। 4 बीघे में हम अच्छा उत्पादन कर पाएंगे। तो मतलब खेत को 3 भागों में बांट दें, चावल, फल, सब्जियां। हमें खेती करने के बारे में पहले नॉलेज चाहिए। बीज कैसे, सिंचाई कब, कीड़े क्यों आते हैं, सब सीखना होगा। हम तीनों मिलकर सीखेंगे। जो बहू का अनुभव है वो बताएगी, हम मेहनत करेंगे। ठीक है बेटा, आज से ये जमीन हमारी नई उम्मीद है। पहले महीने का उपज अस्पताल के बिल और दवाइयों पर देंगे। हम बाट चूट कर ही नहीं रखेंगे, हम पैदावार का मार्केट भी सोचेंगे। पास में मंडी और गांव में ठेकेदार से संपर्क करेंगे और साथ में फसल घुमाव भी करेंगे ताकि जमीन थकती न रहे। मैं फल की नर्सरी के लिए कुछ पौधे घर से लाऊंगी और शांति की सब्जियां ठेले पर बेचकर हम छोटे बड़े दोनों मार्केट पकड़ लेंगे। और मैं चावल की खेती करूंगी ताकि अगर मौसम खराब हुआ तो भी हम लोग फसल रखने की वजह से पूरा नुकसान नहीं उठाएंगे। पूरा परिवार खुश हो जाता है और सब गले मिलते हैं। बच्चों की छोटी छोटी आंखों में चमक आ जाती है। सुरेश बिस्तर पर थोड़ी सी मुस्कान दे देता है। कल सुबह से ही हम नाप जोख कर लेते हैं। जो हिस्सा चावल के लिए होगा वहाँ पानी का इंतजाम पहले देखना होगा। फल के लिए मिट्टी की जांच करेंगे और सब्जियों के लिए सरासर तालमेल बनाएंगे। तो निश्चित हुआ 10 बीघा अब हमारी मेहनत का घर बनेगा। कोई बेचने की बात नहीं। हमारी गरीबी का इलाज पैसा नहीं, मेहनत है, और मेहनत से हम फिर से खड़े होंगे। अगले दिन सुबह का समय होता है। खेत के किनारे तीनों बहुएं अपने अपने हिस्से की जमीन पर खड़ी होती हैं। सास भी किनारे से देख रही होती है और तीनों बेटे खेत के औजार साफ कर रहे होते हैं। बेटिया, आज से यही हमारी रोजी रोटी है। जैसे घर संभालते हो वैसे ही इन खेतों को भी संभालना, समझी? माँ जी, अब ये खेत हमारी किस्मत बदलेंगे। मैं तो सोच चुकी हूँ, मैं सब्जियों की खेती करूंगी। इस मिट्टी में पालक, पत्ता गोभी, टमाटर, धनिया, बथुआ, गोभी, लौकी, तोरी, बैंगन सब कुछ उगाया जा सकता है। सुबह सुबह बाजार जाएंगे, सब्जियां लाकर यहाँ के दाम देखकर सीखूंगी कि कौन सी फसल कब लगती है। बहन, सब्जियों की तो जल्दी आमद होती है, पर मैं तो सोच रही हूँ कुछ ऐसा लगाऊं जिससे आने वाले सालों में भी काम चले। मैंने 3 बीघे बांटे हैं।
एक हिस्से में आम, अमरूद और सेब के बीज बोऊंगी, दूसरे में अंगूर की बेलें लगाऊंगी और तीसरे में केले और पौधे। केले की फसल जल्दी आती है, 2-3 महीने में कुछ आमद शुरू हो जाएगी और जब तक फल बड़े होकर तैयार होंगे तब तक ये केला हमें संभाले रखेगा। और मैं तो धान लगाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक नहीं, कई तरह के बासमती चावल, सोना मसूरी, लाल चावल और सुगंधी गोविंद भोग, चारों तरह के बीज लगाऊंगी। और बीज कहाँ से लाऊं? जैसे हम राशन की दुकान पर जाते हैं ना, वहाँ चावल जांचने के बहाने थोड़ा थोड़ा उठा लाऊंगी। इससे पता चल जाएगा कौन सा चावल सबसे बढ़िया बिकता है। तीनों हंस देती हैं। सास गर्व से देखती है। और मैं तो फलों के बीज भी ऐसे ही जुटा लूंगी, जो लोग कूड़ादान में फेंक देते हैं ना, वो सेब, अमरूद, पपीते के बीज सब जमा कर लूंगी। लोग कचरा समझेंगे और मेरे लिए वही सोना बन जाएगा। वाह रीना, यही जुगाड़ जरूरी है। हम तीनों का दिमाग एक साथ चलेगा तो खेत सोना उगलेगा। धीरे धीरे बहुएं अपनी खेती शुरू कर देती हैं। खूब मेहनत करती हैं, जुगाड़ से हर काम कर लेती हैं, पर उन्हें खाद, सिंचाई और बाकी कामों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। बहुए देखो, खाद और पानी का खर्चा बड़ा निकल आया है। घर में तो कुछ नहीं बचा। मेरे पास बस ये एक जोड़ी कंगन है, इन्हें गिरवी रख दो। जब फसल आ जाएगी, जब घर फिर से संभल जाएगा तो हम इन्हें छुड़ा लेंगे। माँ जी नहीं, ये आपके सुहाग के निशान है, इन्हें कैसे गिरवी रख सकते हैं? बेटी, सुहाग तब तक जिंदा है तब तक घर में उम्मीद है। अगर उम्मीद बचानी है तो इन कंगनों को काम में लगाना ही होगा। सास धीरे से वो कंगन रीना के हाथ में रख देती है। रीना कांपती हुई आंखों से सास को देखती है। माँ जी, इनसे तो जो खाद और पानी का इंतजाम होगा वो आपके आशीर्वाद से फसल को सोना बना देगा। हम सब मिलकर खेती को हरियाली से भर देंगे, ये कंगन व्यर्थ नहीं जाएंगे। महेंद्र और रमेश पास खड़े हैं। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। माँ, अब हम तीनों भाइयों की मेहनत और बहुओं की लगन से खेत की मिट्टी भी हमें पहचान लेगी। तीनों बहुएं झुककर सास के पैर छूती हैं। जा बेटिया, इस धरती को सींच दो अपने पसीने से। अब यही खेत तुम्हारा भविष्य है। तीनों बहुएं अपने हिस्से की जमीन पर लगन से बीज बो रही होती हैं। एक तरफ हरे धनिया की खुशबू, दूसरी तरफ केले के छोटे पौधे और तीसरी तरफ पानी से भीगे धान के बीज चमक रहे होते हैं। अगले दिन सुबह का समय होता है। दूर तालाब के किनारे से नहर का पानी बहता दिखाई दे रहा होता है। तीनों बहुएं खेतों में लगी होती हैं। किसी के हाथ में टोकरी, किसी के सिर पर मटका, किसी के पैर पानी में भीगे होते हैं। देखो बहनों, अब की बार तो बारिश भी कम हुई है। अगर पानी नहीं पहुँचा तो फसल मुरझा जाएगी। अरे दीदी, इसके लिए तो मैंने जुगाड़ कर लिया है। बांस की पाइप और टीन की डिब्बियों से बनाई गई एक छोटी सी नहर दिखती है। देखो, ये बांस की नलियां हैं। इन्हें जोड़कर मैंने नहर से पानी सीधा अपने खेत में पहुंचा दिया है। थोड़ी थोड़ी ढलान देकर ऐसा रास्ता बनाया है कि बाकी का पानी तुम्हारे खेतों में भी जा सके। अरे वाह छोटी, तू तो एकदम जुगाड़ की रानी निकली। अब मेरे पालक, पत्ता गोभी, टमाटर और धनिया की तरबतर रहेंगे। देखना सब्जियां अब कितनी खिल उठेंगी। हरे खेत, टमाटर की बेलें, धनिया की महक और दूसरी ओर धान के पौधे झूम रहे होते हैं। बेटियां, ये खेत तो अब चमक रहे हैं। लगता है तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। माँ जी, मैंने 3 महीने की फसल लगाई है। तिमाही खेती, इसमें चावल जल्दी उग जाते हैं। पहले तो मैंने साधारण सोनम चावल लगाया था, लेकिन अब की बार मैं बासमती और 1121 भी लगाऊंगी। पहली बार तो थोड़ा घाटा हुआ, लेकिन अब समझ आ गया है। अगली बार मार्केट से अच्छे रेट पर बेचूंगी, मोटे और सुगंधी दोनों चावल मिलाकर। और मैंने भी जल्दी फल के लिए केले और अंगूर लगाए थे। देखो, केले तो तैयार है। अगली बार जब आम और अमरूद लगेंगे ना, तो हमारे खेतों में मेले लगेंगे। मेरे खेत में भी अभी पालक, टमाटर, धनिया, गोभी, बथुआ, लौकी, परवल सब तैयार है। अब की बार तो सब्जियों से ही पूरे हफ्ते का खर्च निकल जाएगा। दोनों के पति महेंद्र और रमेश भी वहाँ आ जाते हैं। हमें नहीं पता था कि तुम सबको खेती का इतना ज्ञान है। हाँ भाई, हमारी बीवी तो हमसे भी ज्यादा लायक निकली। जो काम हम नहीं कर पाए वो इन तीनों ने कर दिखाया। ऐसी बातें कभी मजाक से भी अपने मुंह से मत निकालना। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। हाँ दीदी, एकदम सही कह रही है। तीनों बहुएं मिट्टी में बैठकर थोड़ी देर आराम करती हैं। उनके कपड़े भीगे होते हैं, चेहरे मिट्टी से सने होते हैं, लेकिन आंखों में चमक होती है। अगले गांव के बाजार में भीड़ लगी होती है। तीनों बहुएं अपनी टोकरी और बोरे लेकर खड़ी होती हैं। भैया, ये देखिए ताजा बासमती, ये सोनम और ये 1121 सब अलग अलग क्वालिटी के हैं। पहली बार कम दाम में दी थी, अब मैं खुद दाम तय करूंगी। अरे बहन, ये तो बढ़िया माल है। चलो सब सही भाव में ले लेते हैं। इस बार तो तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। तीनों बहुएं अपनी फसल बेचती हैं और ढेर सारे नोट थैली में भरकर घर लौटती हैं। घर की चौखट पर सास दिया जला रही होती है। तीनों बहुएं खुश होकर घर में आती हैं। माँ जी, ये देखिए, पहली फसल का फल मिल गया। थैली खोलती है और नोट दिखाती है। ओ भगवान, मेरी बेटियां तो सच में खेती की लक्ष्मी है।
माँ जी, ये पैसे पहले आपके कंगन छुड़ाने में जाएंगे। आपने उन्हें गिरवी रखकर ये उम्मीद दी थी हमें, अब हम उन्हें वापस लेकर आए हैं। सास के हाथ में वही सोने के कंगन लौटाते हैं। सास कंगन देखकर भावुक हो जाती है। और मैंने सोचा है मेरे हिस्से के जो पैसे हैं उससे मैं सुरेश का इलाज करवाऊंगी। अब उन्हें बिस्तर से उठकर चलना ही होगा। और मैंने घर का सारा पुराना कर्ज चुका दिया है। अब घर में फिर से राशन रखा है, आटा दाल तेल सब भर दिया है। तीनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं और मुस्कुराती हैं। अब अगली बार नई फसल लगाएंगे और इस बार और समझदारी से। मिट्टी ने हमारी मेहनत को पहचान लिया है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। सास उन्हें गले लगाती है। अगले दिन गांव के बीच चौपाल पर कुछ लोग बैठे ताने कस रहे होते हैं। अरे अगर खेती से अमीर हुआ जाता ना तो आज हम सब करोड़पति होते। हमारे पास तो भी एक एक एकड़ खेत है। अरे ये सब तो बस कहने की बात है। खेती से कोई अमीर नहीं होता। मेहनत का फल कौन देखता है आजकल। अरे तीनों लड़के तो घर में पड़े रहते हैं और तीनों बहुएं खेत में कूद गई हैं। अब औरतें हल चलाएंगी, गोबर उठाएंगी तो भगवान ही मालिक है भाई। सब हंसने लगते हैं, लेकिन दूर खेतों में तीनों बहुएं धूप में पसीना बहा रही होती हैं। तीनों बहुएं सिर पर पल्लू बांधे हाथ में कुदाल लिए खेत में धान की बुआई कर रही होती हैं। एक बहू पानी में पैर डालकर धान के पौधे लगा रही होती है। दूसरी गोबर सुखाकर उसे खाद बना रही होती है और खेत में डाल रही होती है। तीसरी सीजनल सब्जियों की बुआई कर रही होती है, टमाटर, भिंडी, लौकी, कद्दू। दूर बच्चों की हंसी की आवाज आती है। मम्मी भूख लगी है। बस बेटा, थोड़ी देर में काम खत्म होता है, फिर घर चलकर ताजा रोटी और सब्जी खिलाती हूँ। सूरज ढल रहा होता है। खेत में सोने जैसी रोशनी पड़ रही होती है। तीनों बहुएं पसीने से लथपथ लेकिन मुस्कुराती हैं। धान के पौधे हरे भरे खड़े होते हैं और सब्जियों के पौधों में फूल आने लगते हैं। देखो ना, इस बार फसल बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ, अगर भगवान की कृपा रही तो अच्छा मुनाफा होगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब सिर्फ खेती नहीं, दुकान भी खोलनी चाहिए। रात का समय होता है। सब आंगन में बैठे होते हैं। बहुएं अपने अपने पतियों को समझा रही होती हैं। देखो, हमारे खेत में इतना चावल होता है, तुम चावल की दुकान खोलो। गांव में हर घर को चावल चाहिए। और हमारे पास इतने फल है, तुम फलों की दुकान संभालो। हर मौसम में फल बिकेंगे। मैं कहती हूँ सब्जियों की रेडी लगाओ, रोज का काम चलेगा और पैसा भी अच्छा आएगा। तीनों पति एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो सच में बहुत बढ़िया सोच है। कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे लहरा रहे होते हैं। फलों के पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल झूल रहे होते हैं। चावल की बोरियां आंगन में ढेर लग रहा होता है। तीनों पतियों की दुकानें अब गांव में मशहूर होती हैं। एक दुकान पर लिखा होता है शंकर राइस कॉर्नर, दूसरी पर सीजनल फ्रूट्स एंड जूस, तीसरी पर हरी सब्जी रेडी, ताजा और सस्ती। बच्चे स्कूल जाते वक्त हंसते हुए कहते हैं, मम्मी आज टिफिन में क्या है? आज टिफिन में फल भी है और अपने खेत की ताजी सब्जी की पराठा भी। वो ही लोग जो पहले ताने मारते थे अब तारीफ करते दिखते हैं। अरे भाई देखो, जिनका कभी मिट्टी का घर था आज पक्की हवेली बना ली। अरे पहले उनके बच्चे हमारे बच्चों से फल मांगते थे, अब उनके घर में टोकरियां भरी रहती हैं फलों से। हम तो मजाक उड़ाते थे, पर आज उनसे सब्जी और चावल कम दाम में लेते हैं। कुछ लोग शर्मिंदा होकर तीनों बहुओं के पास जाते हैं। बेटी, हमने तुम्हें बहुत कुछ कहा था, माफ करना। तुमने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। तीनों बहुएं मुस्कुराकर हाथ जोड़ लेती हैं और कहती हैं, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हुआ। आप लोगों के ताने हमारी ताकत बने हैं।